हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, प्रोनाउन। इस चैप्टर को करने से पहले जिस भी बच्चे ने चैप्टर 2 नाउन नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखे, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो जिस बच्चे का नाउन क्लियर होगा उसी को ही प्रोनाउन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो रहेगी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट जो है हम प्रोनाउन को देखेंगे, डेफिनेशंस होती क्या है। फर्स्ट है प्रोनाउन। द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहते हैं उन्हें। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधिका लिव्स विद हर फादर, राधिका लव्स राहुल। तीनों ही जो सेंटेंस या स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में बार बार नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बार बार रिपीटेशन होने की वजह से सेंटेंस की ब्यूटी ख़त्म होती है। इसीलिए जो प्रोनाउन है वो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होना स्टार्ट हुआ। तो इसी सेंटेंसेस को इधर देखते हैं। राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हमें अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो हमें फर्स्ट उसका नाउन इंट्रोड्यूस सेंटेंस में कराना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में राधिका इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए शी, यहाँ पे एक प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शी लिव्स विद हर फादर, शी लव्स राहुल। प्रोनाउन का इस्तेमाल होने की वजह से हम नाउन की रेपिटेशन को रोक सकते हैं और साथ में सेंटेंस की ब्यूटी को भी मेंटेन रख सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोनाउन हमारी इंग्लिश ग्रामर में आया है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस ही होते हैं। ठीक है, जिसमें आते क्या क्या है? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, सेकंड देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पोजेशन दिखाते हैं, जैसे माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम जो किसी भी चीज़ को इंडिकेट करें या संकेत कराएं, वो क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ईच, ईदर, नीदर, एवरी, नन। ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। उसमें आते हैं ईच अदर, वन अनदर। ये दोनों ही क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। 6 देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ। ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इन सभी प्रोनाउंस को अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, आगे हम इनको डीपली अंडरस्टूड करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं? जिनकी जो डेफिनाइट नहीं होते, नंबर में डेफिनाइट नहीं होते, वो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। जैसे ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। ये सारे के सारे प्रोनाउन हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी स्टडी किए थे। तो जिस बच्चे ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं किया है वो जाके ज़रूर देखिए। एक्चुअली होता क्या है, इंग्लिश ग्रामर में हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर से लिंक करता है।
तो आपको स्टार्टिंग से अगर इंग्लिश ग्रामर को सीखना है तो 1 बाय 1 आप चैप्टर को अंडरस्टूड करते हुए चलिए, जिसमें आने वाले चैप्टरों में, आने वाले सेशंस में आपको समझने में आसानी होगी। 8th देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो दो फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। उसमें कौन कौन से यूज होते हैं? हु, हुम, हुज, विच, डैट एटसेट्रा, और भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे आर यूज टू कनेक्ट, दो फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। 9th है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, कि क्वेश्चन जो पूछते हैं वो होते हैं इंटेरोगेट। इंटेरोगेट जो करते हैं ना, पुलिस इंटेरोगेट करती है सवाल पूछकर, उससे आप याद कर सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या आता है? हु, हुम, हुज, विच। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं। 10th है एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसमें कौन कौन से आते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये और भी हैं, वन सेल्फ्स, ये सारे एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। अब कंफ्यूजन क्या आती है बच्चों को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों ही सिमिलर प्रोनाउन हैं। जैसे माई सेल्फ एम्फेटिक भी है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। तो इसको क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। शी लव्स हर सेल्फ। यहाँ पे जो शी है वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और लव्स यहाँ पे एक मेन वर्ब है, हर सेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में जो डूअर है वो शी है, मतलब जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे शी लव्स हर सेल्फ, वो अपने आप से प्यार करती है। तो इस सेंटेंस में जो शी है, मतलब जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, वो एक सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन ही है, वो कोई अलग पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे जो हर सेल्फ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। आप सरल भाषा में समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एक तो ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है सेंटेंस में, सेकंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ही हिमसेल्फ रोट अ लेटर। अब इस सेंटेंस में जो हिमसेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह ही यूज हुआ है, रोट यहाँ पे एक मेन वर्ब है, और अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बताया था कि हर सेल्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। और जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट पे प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ रोट अ लेटर, उसने खुद से ये लेटर लिखा, तो ये सारा का सारा प्रेशर ही पे डाला जा रहा है। जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट पे प्रेशर डालता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो एम्फेटिक है वो एम्फेसिस वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग ही होता है प्रेशर। ठीक है, जैसे एम्फेटिक जो है वो एम्फेसिस रूट से आया है, जिसका मतलब ही होता है प्रेशर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम 1 बाय 1 हर एक प्रोनाउन को डीपली अंडरस्टूड करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे हर एक प्रोनाउन को। फर्स्ट जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वर्नाम, या आप कह सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अब काइंड ऑफ पर्सन्स होते कौन कौन से हैं? ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 पर्सन है, फर्स्ट हो गया जो बात कर रहा है,
फेस टू फेस कन्वर्सेशन जिससे हो रही है, ये है दो पर्सन और ये दोनों ही किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन होगा वो होगा आई, मतलब कि मैं। जैसे मैं अगर किसी सेकंड पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहा हूं तो मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन, और जिससे मैं बात कर रहा हूं जैसे कि यू हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं जैसे ही हो गया, शी हो गए, जिसके भी बारे में हम बात करते हैं वो हो गए थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। पर्सन देखते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। आई यहाँ पे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, और आई का जो प्लूरल होते हैं, जो प्लूरल वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो होता है वी फर्स्ट पर्सन में। सेकंड होता है यू, यू सिंगुलर में भी यू ही होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। ठीक है, थर्ड है सिंगुलर शी, ही और इट, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, और प्लूरल में कौन से हैं थर्ड पर्सन, दे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। जो सेंटेंसेस में यूज होता है, मतलब जो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं वो तो होते हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले। और ऑब्जेक्टिव केस की तरह जो यूज होते हैं वो होते हैं ये मी, अस, यू, हर, हिम, इट, देम। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो उनको मॉडिफाई करते हैं, वो होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे आई का क्या हो गया, माई। ठीक है, वी का भी माई होता है, माई। ठीक है, यू का हो गया यूअर, शी, ही, इट का हो गया हर, हिज, इट्स, और दे का देयर। पोजेसिव प्रोनाउन है नेक्स्ट, जैसे जो माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, दो केसेस होते हैं, फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस और सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस एक्चुअली में सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे सब्जेक्ट आई को ऑब्जेक्ट में मी की तरह यूज करते हैं, वैसे ही शी को हर की तरह, दे को देम, वी को अस, ही को हिम, और यू और इट चेंज नहीं होते। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों ही केसेस में यू ही रहता है और इट भी इट ही रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स। फर्स्ट रूल है, इफ प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस देन इट इज इन नॉमिनेटिव केस। इफ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर वर्ब देन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। ये रूल ये कहना चाह रहा है कि किसी भी वर्ब के आगे अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो हमेशा एक नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, और वैसे ही वर्ब के बाद में अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है आई टीच हिम। अब यहाँ पे जो टीच है ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से स्टार्टिंग में नॉमिनेटिव केस आया है आई का, जो कि आई ही होता है। ठीक है, सेकंड है ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद में आता है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम यूज हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही इज टॉट बाय मी। टॉट से पहले ही नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है और टॉट के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी यूज हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल देखते हैं, व्हेन डिफरेंट प्रोनाउन यूज इन द सेम सेंटेंस एंड डज नॉट इम्प्लाई अ बैड थिंग देन दे शुड बी कॉल्ड 2-3-1 फॉर्म। इस रूल में क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज होते हैं और वो सेंटेंस किसी पॉजिटिव मीनिंग को इंडिकेट कर रहा हो या पॉजिटिव मीनिंग दे रहा हो वो सेंटेंस, तो उस सेंटेंस में जो प्रोनाउन होंगे वो 2-3-1 की फॉर्म में होंगे। अब ये 2-3-1 फॉर्म होती क्या है? 2-3-1 फॉर्म का मतलब है सेकंड फॉर सेकंड पर्सन, थर्ड फॉर थर्ड पर्सन, फर्स्ट यहाँ पे 1 फॉर फर्स्ट पर्सन।
मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर 3 प्रोनाउन यूज होंगे तो 2 3 1 की फॉर्म में यूज होंगे। 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन, फर्स्ट फॉर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब ये सेंटेंस एक पॉजिटिव अप्रोच दे रहा है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है ये। तो इस सेंटेंस में जो 3 प्रोनाउन यूज हुए हैं यू, ही एंड आई, वो 2 3 1 की फॉर्म में ही यूज होंगे। तो फर्स्ट हमारा कौन सा आना चाहिए? सेकंड फॉर्म आने, मतलब सेकंड पर्सन आना चाहिए। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड पे आना चाहिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? शी, ही, इट। तो ही यहाँ पे आया, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड जो है वो फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, तो फर्स्ट आया है आई, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ये सेंटेंस अब पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव अप्रोच है इस सेंटेंस की। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, उसने और मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, है ना। तो अब इस सेंटेंस में भी हम 2 3 1 का ही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इस सेंटेंस में सिर्फ 2 प्रोनाउन यूज हुए हैं। फर्स्ट है ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के बाद कौन सा पर्सन आता है? फर्स्ट पर्सन आता है अकॉर्डिंग टू 2 3 1 फॉर्म। अब आपको एक डाउट बिल्कुल नहीं रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म वाला प्रोनाउन है ही नहीं, सेकंड फॉर्म प्रोनाउन और फर्स्ट फॉर्म प्रोनाउन ही दे रखा हो, तो आप फिर भी सेकंड और फर्स्ट फॉर्म को ही पैटर्न के अकॉर्डिंग ही फिट करेंगे। जो भी पैटर्न, जो भी नंबर मिसिंग होगा आप उसे ब्लैंक छोड़ के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, while using different pronoun in the same sentence, if its fault has been accepted or some bad thing has been said, then the pronoun is placed in the order of 1 2 3। अब हमने पीछे पढ़ा था अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है तो हम 2 3 1 की फॉर्म फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग आ रहा है तो हम उस सेंटेंस में 1 2 3 ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई, यू, ही हैव मेड अ ब्लंडर। अब ब्लंडर होता है बहुत बड़ी मिस्टेक। अब 3 पर्सन ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब ये सिंपल सा ही नेगेटिव मीनिंग आ रहा है सेंटेंस का, तो अब हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए? 1 2 3 पैटर्न फॉलो करना चाहिए। वैसे ही आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है और ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसकी वजह से सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यू एंड ही हैव डन दिस मिस्चीफ। अब यहाँ पे मिस्चीफ मतलब होता है शरारत। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, शरारत कर रहा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुए हैं वो 1 2 3 फॉर्म में ही यूज हुए हैं, क्योंकि यू जो होता है वो सेकंड फॉर्म होता है और ही जो होता है वो होता है थर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 4 देखते हैं। व्हेन अ प्रोनाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म देन द प्रोनाउन शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ 1 2 एंड 3। इस फॉर्म में होगा। अभी हमने पीछे 2 रूल पढ़े। फर्स्ट जो रूल था वो था अगर सेंटेंस पॉजिटिव अप्रोच में होगा और डिफरेंट प्रोनाउन यूज हुए होंगे तो हम जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो होगा 2 3 1 का पैटर्न। सेकेंड रूल हमने देखा अगर सेंटेंस नेगेटिव अप्रोच दे रहा होगा तो उस केस में हम जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो होगा 1 2 3। अब थर्ड रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल प्रोनाउन यूज हुए हैं और वो सेंटेंस बेशक चाहे नेगेटिव दे रहा हो सेंस या पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, हम हमेशा दोनों ही केसेस में 1 2 3 पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। अब इस सेंटेंस में तीनों जो प्रोनाउन यूज हुए हैं वो प्लूरल प्रोनाउन यूज हुए हैं, तो ये फॉलो करेंगे 1 2 3 का पैटर्न। तो वी यहाँ पे आई की प्लूरल फॉर्म है, मतलब आई की जगह अगर हमें प्लूरल दिखाना हो तो हम वी का यूज करते हैं। यू हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में यू ही रहता है, और दे यहाँ पे एक प्लूरल फॉर्म है थर्ड पर्सन की। तो रूल नंबर 5 देखते हैं, इफ इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ बी फॉर्म, then the nominative case of a pronoun is used। रूल नंबर 5 ये कहता है, अगर किसी सेंटेंस में इट के बाद किसी भी बी फॉर्म का यूज हुआ होगा तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बी फॉर्म्स होती कौन कौन सी है। बी फॉर्म्स होती कौन कौन सी है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीन, ये जो वर्ब होती हैं वो बी फॉर्म्स वर्ब होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो इट है उसके बाद एक बी फॉर्म का यूज हुआ है जो कि है इज, और उसके बाद जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो नॉमिनेटिव केस में हुआ है आई। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, वो क्या है, हु। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। वो वर्ड्स कैसे कौन कौन से होते हैं, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, एट, एंड, और कुछ प्रेपोजिशंस, मोस्टली प्रेपोजिशंस अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बिटवीन वर्ड है वो अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है, और शी यहाँ पे एक नॉमिनेटिव केस है और आई भी यहाँ पे एक नॉमिनेटिव केस है। तो इनके जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, क्योंकि शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हर, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एवरीबडी बट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर दी मीटिंग। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बट यूज हुआ है वो हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्टिव केस का यूज करता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यहाँ पे यूज हुआ है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, ही लाफ्ड एट आई। अब आई यहाँ पे एक नॉमिनेटिव केस है, लेकिन एट जो वर्ड है, एट जो प्रेपोजिशन है, वो अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस लेती है। तो इसकी करेक्ट फॉर्मेशन देखते हैं, ही लाफ्ड एट मी। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही। यहाँ पे भी देख लो, एक्सेप्ट एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या होता है, हिम। तो हिम का यूज होगा ही की जगह। रूल नंबर 7 देखते हैं, इफ इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन नॉमिनेटिव्स देन द प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज या देन। अब इस रूल को समझते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा हो सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा हो, तो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज एज फास्ट एज मी। अब एज और देन से ही हम कंपैरिजन करते हैं। अगर सेंटेंस में एज या देन से कंपैरिजन हो रहा हो तो हम एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही इसका मी की जगह क्या होगा, आई, क्योंकि मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो होता है आई।
सेकेंड जो रूल है, आई रन फास्टर देन हिम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट का हो रहा है हिम से, मतलब ही से। तो यहाँ पे फास्टर आ रहा है ना, कंपैरेटिव आ रहा है, तो देन के बाद हमेशा क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा, आई रन फास्टर देन ही। बट when there is a comparison between two objects, the pronoun of objective case is used after as या then। अब हम यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंसेस में कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ कर रहे थे। अगर किसी सेंटेंस में कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो तो जो एज और देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, आई नो यू एज मच एज हिम। अब आई नो यू, अब यू का कंपैरिजन हो रहा है हिम से, क्योंकि ये जो आई है वो दोनों को कंपैरिजन कर रहा है कि मैं तुम्हें इतना ही जानता हूँ जितना कि मैं उसे जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज है उसके बाद नॉमिनेटिव केस का यूज हुआ है हिम। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ इट। अब हमने इट का यूज पीछे पढ़ा था। अगर इट के बाद बी फॉर्म का यूज हो और उसके बाद किसी प्रोनाउन का यूज हो तो वो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। तो हम कुछ और यूज देखते हैं इट के। इट जो होता है वो हमेशा एनिमल के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कंट्री के लिए और चाइल्ड के लिए यूज होता है। और इट की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, दे। सेकेंड यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस टाइम, वेदर, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस और अदर नेचुरल फिनोमिना। इन दिस केस it is called empty it because it has no meaning। it जो होता है वो हमेशा टाइम को, वेदर को, टेम्परेचर को, डिस्टेंस को या नेचुरल फिनोमेनास को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। और अगर इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है तो उस इट को एम्प्टी इट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी इट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ रेनिंग। अब इट यहाँ पे एक वेदर को एक्सप्रेस कर रहा है तो इट यहाँ पे एक एम्प्टी इट की तरह यूज हुआ है। वैसे ही इट इज़ 6 o'clock टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मंडे। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। दिस एंड इट में डिफरेंसेस क्या होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है जो दिस होता है, दिस इज यूज फॉर मेक सेंस ऑफ द नेम, आइडेंटिटी, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, मतलब जो पास होती हैं चीज़ें उनको एक्सप्रेस करना है, सेंस करने की जो चीज़ें होती हैं या दिखाना, एक्सप्रेस करना, उसे क्या, उसके लिए क्या यूज़ होता है, दिस यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ अ बुक। अब दिस इज़ अ बुक हम कैसे बोलते हैं कि अगर कोई चीज़, बुक हमारे बिल्कुल पास रखी हुई है, ठीक है, तो हम इंडिकेट करते हैं कि दिस इज़ अ बुक, ये एक बुक है। वैसे ही जो इट होता है वो इट इज़ यूज टू मेक सेंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड वेदर। इट यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस एंड वेदर जो कि हम पीछे पढ़े हैं उसके लिए यूज होता है। नोट क्या है, दिस के बाद नाउन का यूज हो सकता है लेकिन इट के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस बुक इज माइन। यहाँ पे जो दिस है उसके बाद नाउन है बुक, तो दिस के बाद नाउन का यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है नाउन कैन नॉट यूज। वही बात है, मैंने आपको अभी पीछे ही बता दिया था कि इट के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। तो इसकी करेक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, इट इज माई बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही पार्ट्स आते रहेंगे। थैंक यू।